हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग कंट्रीज और द वर्ल्ड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे द नेदरलैंड्स के बारे में। काफ़ी कुछ जानने को है इसके नाम के बारे में, ये कंट्री है कहाँ पर, कौन कौन से ग्रुप्स इसने ज्वाइन कर रखे हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज अवेलेबल हैं studyIQ.com पे, और आप इनको खरीद सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके या फिर studyIQ.com विजिट करके। नाउ सबसे पहले बेसिक्स। नाम, इस देश का नाम क्या है? द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स या फिर हॉलैंड। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसके नाम डिपेंड करते हैं रीजन पर। सबसे पहले फॉर्मल नाम, ऑफिशियल नाम, जो आप यूएन पे देखोगे या फिर यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में देखोगे, वो है द नेदरलैंड्स। ये इसका ऑफिशियल नाम है। मगर जब आप लोगों को बात करते हुए देखेंगे या फिर आप अगर कोई फुटबॉल मैच देखें, वहाँ पे नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी का मैच चल रहा है, उस पर कमेंट्री चल रही है, तो वहाँ पे कमेंटेटर्स बार बार द नहीं लगाएंगे, वहाँ पे बोल देते हैं कि नेदरलैंड्स ने गोल किया है। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही आम भाषा में जब बात चल रही हो तो आप नेदरलैंड्स भी कह सकते हैं। हाँ, ऑफिशियली जब आप लिखेंगे कहीं पे या फिर यूपीएससी के एसए में लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, तो आप द वहाँ पर लगाएंगे। नेदरलैंड्स जो शब्द है, इसका बेसिक मीनिंग यही है, लोअर कंट्रीज। इस पर आगे और बात करेंगे। लोअर कंट्रीज में सिर्फ नेदरलैंड्स नहीं आती, आसपास कुछ और कंट्रीज हैं वो भी आती हैं। ये आप देख सकते हैं, यूरोप का नक्शा है, ये बड़ा नक्शा है। अभी आपको बड़े मैप में भी दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नेदरलैंड्स है, और उसके अलावा जूम इन करके देखें तो ये है लोअर कंट्रीज। तो जो नेदरलैंड्स नाम है, इसका अर्थ ही होता है लोअर कंट्रीज, क्योंकि आधे से ज़्यादा कंट्री यहाँ पर वाटर लेवल के नीचे है या फिर उसके काफ़ी करीब है। बहुत से शहर हैं नेदरलैंड्स में जहाँ पे आप पानी भरा हुआ देखेंगे, मगर इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको मैनेज किया है। नाउ सेकंड बात यहाँ पर यह आती है, ठीक है, द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के बीच में अंतर समझ में आ गया। फिर ये हॉलैंड कहाँ पे आता है? देखिए, हॉलैंड इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, मगर हॉलैंड इसको कहा इसलिए जाता है क्योंकि आप अगर नेदरलैंड्स का नक्शा देखेंगे, ये आपके सामने नेदरलैंड्स का नक्शा है, इसके बहुत से प्रोविंसेस हैं। इसके दो जो सबसे फेमस, सबसे पॉपुलेटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, वो है नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। यहाँ पर ये जो प्रोविंस है ना, यहाँ के लोग खुद को कहते हैं हॉलैंडर्स। तो इसलिए काफ़ी बार, सिंस ज़्यादातर आबादी यहीं पर रहती है, इस कंट्री को हम हॉलैंड भी कहते हैं। हालांकि टेक्निकली वो ठीक नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए अगर महाराष्ट्र में इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी होती, इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ महाराष्ट्र में ही होती, तो हम एक बार को यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया मतलब महाराष्ट्र। तो इस तरीके से इसको एक बोलने का तरीका होता है। मगर यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात, कि ये जो प्रोविंस है नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड, दोनों के लोग अपने आप को हॉलैंडर तो कहते हैं, मगर एज ए होल ये जो पूरा देश है, यहाँ के लोगों को आप बुलाएंगे डच, DUTCH। नेदरलैंड्स के लोगों को आप हॉलैंडर या फिर कुछ और शब्द से नहीं बुलाएंगे, इनको हम कहते हैं डच। अब इनको डच क्यों कहते हैं? क्योंकि डच एक भाषा भी है। ये जो पूरा देश है नेदरलैंड्स का, सारी प्रोविंसेस, ये जो भाषा बोलते हैं, जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है डच, और इसीलिए यहाँ के लोगों को भी हम डच बुलाते हैं एज ए होल। अब एक बार इसको मैप पे निहार लेते हैं। ये हमारे सामने हो गया हमारा प्यारा भारत। हमको यहाँ पे जाना होगा यूरोप की तरफ, तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज़ को क्रॉस करके ये आ गया यूरोप। नाउ यूरोप में आप देखोगे कि जर्मनी के ऊपर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, क्योंकि दूर से छोटा ही दिखता है, नेदरलैंड्स। ये है यहाँ पर द नेदरलैंड्स, और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और यहाँ पर आप देखोगे, जो मैं आपको प्रोविंस दिखा रहा था, नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड, ये यहाँ पर है। मेन जो इनकी सारी सिटीज़ है यहीं पे आपको मिलेगी, एम्स्टर्डम, द हेग, रॉटरडैम। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि नेदरलैंड्स अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो इंग्लिश चैनल भी आपको दिखेगा, ठीक है। इंग्लिश चैनल आता है यूके और फ्रांस के बीच में। ये थोड़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और नेदरलैंड्स के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड को आप देखोगे तो यहाँ पर आता है द नॉर्थ सी। वीडियो की शुरुआत में आपको याद होगा मैंने मेंशन किया था लो कंट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हरी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं लो कंट्रीज़। ये जर्मनी हो गया, ये फ्रांस है, और इन दोनों के बीच में आती है लो कंट्रीज़। जब हम लो कंट्रीज़ कहते हैं तो यहाँ पे 3 देशों की हम बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। पहला देश है बेल्जियम, दूसरा देश है द नेदरलैंड्स,
और तीसरा देश है लक्समबर्ग। इन तीनों कंट्रीज़ को हम लो कंट्रीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवरऑल जो आप इनका लैंड है वो आप देखेंगे काफ़ी नीचे को है और बहुत से जो इनके शहर है वहाँ पे पानी भरा हुआ है और काफ़ी बड़ा पोर्शन इन कंट्रीज़ का पानी के अंडर है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं लो कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। ओवरऑल आप दुनिया की भी लो कंट्रीज़ इनको कह सकते हैं। इन तीन कंट्रीज़ को वैसे लो कंट्रीज़ तो कहा जाता है, मगर इन तीन देशों ने खुद का एक ग्रुप भी बना रखा है जिसका नाम है बेनेलक्स कंट्रीज। एक्चुअली उसका नाम है बेनेलक्स यूनियन, मगर इन तीन देशों को हम बेनेलक्स कंट्रीज भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बेल्जियम, द नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग को हम लो कंट्रीज भी कहते हैं और साथ में बेनेलक्स कंट्रीज भी कहते हैं। तो बेनेलक्स कंट्रीज का एक बेनेलक्स यूनियन भी है जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, मतलब कि ये कंट्रीज मिल के आपस में ट्रेड करती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंसेशंस देती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई डिसीजन लेना है, मतलब कि यूएन में वोटिंग करनी है, अपने डिफेंस से रिलेटेड बातचीत करनी है, तो ये यूनियन में जो तीन कंट्रीज़ हैं ये आपस में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करती है। उसके अलावा आप अगर यूरोप में देखें तो यूरोपियन यूनियन तो है ही, मगर उसके साथ साथ कुछ और ग्रुप्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो ये तीन देश हैं जिसको हम बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं, यहाँ पे लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आती हैं, इनका एक खुद का ग्रुप है द बाल्टिक यूनियन। उसके अलावा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनका भी एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो आपस में भी बातचीत करते हैं और आपस में भी अपने जो रिलेशंस हैं ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये बेनेलक्स यूनियन है इसके जनरल सेक्रेटेरिएट आपको मिलेगा ब्रसल्स में, जो आपको मिलेगा बेल्जियम में। और ये चीज़ याद रखना, ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ भी सकते हैं कि बेनेलक्स यूनियन एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन भी है, मतलब कि ये लोग इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल स्टेजेस में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम्स इकट्ठा वोट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बेनेलक्स कंट्रीज़ हैं ये सारी नेटो मेंबर्स हैं। जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों कंट्रीज़ उसकी पार्ट है। और जो ये एक्रोनिम है बेनेलक्स, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो सारे देश हैं उनके इनिशियल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल BE से बन गया बेल्जियम, NE से बन गया द नेदरलैंड्स और LUX से बन गया लक्समबर्ग। इसके अलावा आप अगर नेदरलैंड्स को अपने आप पे देखें तो एक रीजनेबली पावरफुल कंट्री है। इनकी आबादी काफ़ी कम है, सिर्फ यहाँ पर 1.71 करोड़ लोग रहते हैं। ये 2017 का डेटा है। मगर इनकी जो आर्मी है अपने आप पे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और आप कह सकते हैं यूरोप में ये एक पावर हाउस भी है। आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखें तो नेदरलैंड्स को रैंकिंग दी गई है 2018 के लिए 38। इसी इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री है, मतलब कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री है मिलिटरीली। USA नंबर 2 पे है, रशिया नंबर 3 पे है, चाइना 4 पे है, इंडिया और 5 पे है फ्रांस। अब इनकी जो आबादी है वो तो कम है मगर इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। अगर आप इनके साइज़ को देखें, इनकी GDP इन टर्म्स ऑफ PPP है $966 बिलियन। पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा यहाँ पे है $56,435। काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब कि लोग यहाँ पे काफ़ी अमीर है। और आप नेदरलैंड्स में देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ पर वो है 82 ईयर्स आदमियों के लिए, मतलब पुरुषों के लिए 80 और वेमेन के लिए 84। उस सब के अलावा एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे काफ़ी हाई है। जो प्राइमरी लेवल होता है वहाँ पर एजुकेशन फ्री है और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है लोगों को। और स्किल पर सरकार काफ़ी काम करती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, रोज़गार बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो डच लोग हैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। इसके अलावा आप अगर संगठनों की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो नेदरलैंड्स ने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। बेनेलक्स तो ऑलरेडी हमने बात करी ली। उसके अलावा नेदरलैंड्स एक फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का और यूरोजोन का। यूरोजोन का मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। 2002 में नेदरलैंड्स ने अपनी करेंसी यूरो मान ली थी। उसके अलावा ये G10 का भी पार्ट है। G10 के बारे में आपको बता दूं, ये सब कंट्रीज आती हैं ग्रुप ऑफ 10 मेंबर ग्रुप में। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया नहीं है, इंडिया G10 का मेंबर नहीं है। G10 कंट्रीज़ जो है प्राइमरीली फोकस करती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहाँ पर इन 10 देशों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा मैं ये भी मेंशन कर दूं कि नेदरलैंड्स G20 का पार्ट नहीं है। इंडिया G20 का पार्ट है मगर नेदरलैंड्स आपको G20 पर नहीं दिखेगा।
उसके अलावा मैंने आपको बताया नेदरलैंड्स जो सारी बेनेलक्स कंट्रीज है तीनों, वो नेटो का पार्ट है ही। उसके अलावा ये OECD का पार्ट भी है, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो OECD कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको इंडिया नहीं मिलेगा। एक्चुअली कोई भी ब्रिक्स कंट्रीज का जो मेंबर है वो आपको OECD में नहीं मिलेगा, ना आपको ब्राज़ील मिलेगा, ना साउथ अफ्रीका, ना रशिया, ना चाइना एंड स्पेशली इंडिया तो होगा नहीं। उसके अलावा नेदरलैंड्स WTO का भी पार्ट है और ये बेनेलक्स का तो पार्ट है ही। उसके अलावा शेंगेन एरिया का भी पार्ट है। नाउ शेंगेन एरिया क्या है? ये एक एरिया है यूरोप में। बेसिकली ये ग्रुप है 26 यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिन्होंने एग्री किया है कि आपस में हमारे सिटीजन्स को अगर ट्रैवल करना है हमारी कंट्रीज़ में तो उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है शेंगेन एरिया। यहाँ पर ये सारे जो देश हैं जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं, ये आपस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा या पासपोर्ट के। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से कंट्रीज़ मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन, बेलारूस और कुछ यहाँ पे जो बाल्कन देश है, सर्बिया वगैरह, वो भी इसका पार्ट नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिया भूटान रिलेशंस पर। उसमें प्राइमरली भूटान में जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में मैंने बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तो नेदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोनार्की है, मतलब कि एक रॉयल फैमिली है, मगर उनके पास पावर बहुत ही लिमिटेड है। सबसे ऊपर यहाँ पे इनका संविधान ही है। उसके अलावा आपको ये बताना चाहिए जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी के लिए जो नेदरलैंड्स के राजा हैं, जो यहाँ पे मोनार्क हैं, वो हैं विलियम अलेक्जेंडर। अब इसके बाद नेदरलैंड्स की एक छोटी सी हिस्ट्री जो टाइमलाइन है यही पढ़ लेते हैं। ये मैं शुरू कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 से, क्योंकि आप अगर इतिहास में जाकर देखें 15th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, वहाँ पर डच एम्पायर का क्या रोल था, तो इतिहास इनका बहुत लंबा है। डच नेवी बहुत ही ताकतवर थी, इन्होंने काफ़ी बार ब्रिटिश एम्पायर को, स्पेनिश एम्पायर को टक्कर दी। तो उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो चाहिए होगी। वहाँ पे विलियम दी ऑरेंज, जिनके बहुत से फेमस जो राजा हैं उन सब का मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा इस वीडियो में मैं नेदरलैंड्स इंडिया रिलेशन की बात नहीं करूँगा, उसके लिए भी हमको एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगी। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें, दोनों वर्ल्ड वॉर्स की अगर हम बात करें, तो नेदरलैंड्स का रोल कुछ खास था नहीं। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 को देखें तो नेदरलैंड्स ने न्यूट्रलिटी मेंटेन करी थी, मतलब कि किसी की साइड की तरफ ये नहीं गए थे और थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर 1 ये काफ़ी हद तक सेफ रहे थे। मगर वर्ल्ड वॉर 2 में नेदरलैंड्स इतना लकी नहीं रहा। इनिशियली इनकी कोशिश थी कि ये न्यूट्रल रहे, ना ये नाजी जर्मनी के साथ जाए, ना ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाए, मगर तब भी हिटलर ने आक्रमण किया नेदरलैंड्स पर 1940 में और नाजी जर्मनी का पार्ट बना दिया नेदरलैंड्स को। उस वक्त जो डच रॉयल फैमिली थी, मतलब कि नेदरलैंड्स की रॉयल फैमिली, वो भागकर इंग्लैंड चली गई थी और यहाँ पर इनको शरण मिली थी। काफ़ी सालों तक ये इंग्लैंड में ही रहे, करीब 5 सालों तक इंग्लैंड में ही रहे, अनटिल जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने नेदरलैंड्स को इंडिपेंडेंस दिलाई। और काफ़ी ग्रूसम वॉर थी 1944 में, जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने जर्मनी पे आक्रमण किया और नेदरलैंड्स को वापस इंडिपेंडेंस दिलाई। और इतना खून खराबा देख के, इतनी वॉर देखकर 1945 में जैसे ही संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का आइडिया सामने आया, तो नेदरलैंड्स ने रेडिली एग्री किया कि बिल्कुल दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त नेदरलैंड्स ने डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे और नेदरलैंड्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक रेडिकल चेंज लाते हुए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को छोड़कर नेटो ज्वाइन कर लिया 1949 में, और तब से ये नेटो का पार्ट हैं। और उसके बाद इनकी करेंसी चेंज हो गई थी। और इससे पहले देखो 2002 से पहले नेदरलैंड्स की करेंसी थी डच गुइल्डर, ठीक है, GUILDER। उसके बाद 2002 के बाद इन्होंने डच गुइल्डर को छोड़कर यूरो को अपनी करेंसी बना लिया। अब अगर हम नदियों की बात करें तो नेदरलैंड्स की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है राइन। राइन रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेदरलैंड्स और ये बहुत से देशों से गुजरती है, 6 कंट्रीज से गुजरती है राइन। और वो 6 देश हैं नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein। उसके अलावा जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो है मेयूस, जो 575 मील लंबी है।
नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइन का एक मैप है बहुत ही अच्छा। शुरुआत इसकी होती है यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड से, बेसल से। उसके बाद ये साउथ से नॉर्थ जाती है और बहुत से कंट्रीज़ को इन द वे पानी प्रोवाइड करती है और यहाँ पे इवेंचुअली ये यहाँ पर बह जाती है, ठीक है, नॉर्थ सी में। और फाइनली आप अगर नेदरलैंड्स को देखें तो आज के टाइम में नेदरलैंड्स के पास कोई भी जियोपॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। आसपास की कंट्रीज़ के साथ इनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी इनका एक बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उसके अलावा याद दे सकते हैं ये बेल्जियम, फिर लक्समबर्ग, तीनों कंट्रीज़ बेनेलक्स बनाती हैं। तो आसपास इनके काफ़ी मैं कहूँगा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ के लोग बिता रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पर देखो नेदरलैंड्स को जो गैस मिलती है वो मिलती है रशिया की पाइप से। रशिया बेसिकली अपनी पाइपलाइन से पूरे यूरोप को नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। इससे सर्दी के टाइम इनके घर काफ़ी हद तक वार्म रहते हैं और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो चलती रहती है। आज के टाइम में जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है और यूएसए बार बार सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर, तो इन कंट्रीज़ को एक डर ये है कि अगर रशिया से नेचुरल गैस बंद हो जाती है तो इनकी इंडस्ट्रीज़ को क्या होगा। खैर वो जो टेंशन है वो सिर्फ नेदरलैंड्स की नहीं है, वो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बहुत सी कंट्रीज़ की है। उस सब के अलावा नेदरलैंड्स एक काफ़ी ब्लेस्ड कंट्री है और यहाँ पर इनके पास ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। खैर दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने द नेदरलैंड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जाना होगा। एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।